हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। वर्तमान कंटेक्स्ट में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कई नेगेटिव इंपैक्ट आपको पूरी धरा पर देखने के लिए मिल रहे हैं और इन्हीं नेगेटिव इंपैक्ट में से एक है कि हमारे यहाँ जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनका लगातार विनाश हो रहा है। परंतु इन्हीं का विनाश नहीं हो रहा, अपितु यहाँ पर रहने वाली जो बायोडायवर्सिटी है यानी कि पेड़ पौधों की जितनी भी प्रजातियां हैं और जो पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं वे भी कम हो रही और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट आप पाएंगे कि इकोलॉजी और इवन फूड चेन पर भी पड़ रहा है। पर आज का ये वीडियो इस बात पर आधारित नहीं है। ये वीडियो आधारित है इस बात पर कि भाई किस प्रकार से एक नेशनल पार्क, एक राष्ट्रीय उद्यान अपना एरिया छोटा करते जा रहा है और इसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है, और यदि इसका एरिया घट रहा है तो क्या स्थानीय गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कुछ उपाय नहीं कर रही हैं, और यदि ये सिकुड़ रहा है तो यहाँ की वर्तमान समस्या क्या है। चलिए एक बार मैं आपको समझाना प्रारंभ करता हूं कि भाई एक राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रू-सिखोवा, आता कहां पर है, लोकेटेड कहां है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट मैप, है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप जिसको आप सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। यदि आप उत्तरी आसाम को देखें तो उत्तरी आसाम के डिब्रूगढ़ वाले क्षेत्र में ये आपको दिखाई देगा, दैट इज डिब्रू-सिखोवा नेशनल पार्क। यहां पर ये जाना जाता है अपने जंगली घोड़ों के लिए, यानी कि यहां अब ये जो जंगली घोड़े हैं इन पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा, परंतु पहले हम ये कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि वास्तविकता में इसके लगातार एरिया कम होने का मेन रीजन क्या है। देखें, वैसे तो आसाम, पूरे आसाम में आपको कई राष्ट्रीय उद्यान नजर आएंगे, जैसे कि लाइक मानस दिखाई देता है, ओरांग दिखाई देता है। यहीं पर जब आप आगे जाएंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, और आगे जाते हैं तो डिब्रू-सिखोवा नेशनल पार्क है, और भी कई नेशनल पार्क आपको यहाँ पर लोकेटेड मिलेंगे। उतने बड़े नहीं है, ये चार बड़े बड़े हैं, जैसे कि पोबी तारा भी यहाँ पर लोकेटेड है। अब ये क्षेत्र अपनी विशेष बायोडायवर्सिटी के लिए, जैसे कि यहाँ एक सींग वाला गैंडा जिसको हम राइनो का नाम देते हैं, यहाँ पर विद्यमान है। परंतु आज जो हम बात कर रहे हैं डिब्रू-सिखोवा की, भाई हर राष्ट्रीय उद्यान की एक समस्या होती है, हर राष्ट्रीय उद्यान की एक विशेषता होती है, जिसमें से डिब्रूगढ़ की समस्या ये है कि 1999 में जब इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था तो इसका एरिया था लगभग 340 किलोमीटर स्क्वायर का। परंतु 25 वर्ष बाद यानी कि आज की कंडीशन में यदि हम देखते हैं तो 216.53 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया रह जाता है। आखिर 25 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि इसका 36% एरिया गायब ही हो गया। 36% एरिया आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, जो कि यहां पर मेंशन भी किया गया है कि सर 25 वर्षों में ये 36% एरिया यहां से नष्ट हो गया है, इसका एरिया श्रिंक हो रहा है बहुत तेजी से। 25 वर्ष सुनने में हमको बहुत ज्यादा लगते हैं, परंतु याद रखें कि ये 25 वर्ष समयावधि बहुत कम होती है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का 36% एरिया नष्ट होने के लिए, यानी कि लगभग यदि आप देखें तो 123% एरिया में कमी आ गई है, इसका डिक्रीजन हो गया है। इसका मेन रीजन क्या होता है, तो यदि मेन रीजन की हम बात करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात भाई कि यहां पर आप पाएंगे कि यहां से एक रिवर भी प्रवाहित होती है जिसको आप नाम देते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। कहां से निकलती है, तो ये मानसरोवर झील के चेमायुंडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन लेती है, देन अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। यहां से ये आसाम में आएगी और फिर आसाम में रैंप घाटी में प्रवाहित होते हुए मेघालय के ऊपर से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहां पर जो एक स्थान है जिसका नाम है सदिया, और सदिया से लेकर धुबरी तक का जो मार्ग है इस ब्रह्मपुत्र रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और इस रीजन में पहुंचकर ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये कई प्रकार के चैनल्स में डिवाइड होती है, कई प्रकार के चैनलों में विभक्त हो जाती है, और यही चैनल के बारे में अब आपको याद रखना होगा। कारण क्या है भाई कि यहां मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपको ये बात पहले बताई भी थी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये अपना मार्ग कभी भी, यानी कि जिस भी एरिया में ये ब्रह्मपुत्र रिवर प्रवाहित हो रही है, भाई आप देखेंगे कि आधे से अधिक क्षेत्र ये पहाड़ी रीजन में है और आसाम हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में आता है। तो इसी डिब्रू-सिखोवा वाले एरिया में एक और समस्या दिखाई देती है, दैट इज बाढ़ की समस्या। यहां पर बाढ़ की समस्या भी विद्यमान है। अब देखिएगा कि ये बाढ़ की समस्या किस प्रकार से बायोडायवर्सिटी पर इंपैक्ट डाल रही है और किस प्रकार से यहां पर रहने वाली दो जनजातियां इस पर इंपैक्ट डाल रही हैं, और ये इसके एरिया का, यानी कि डिब्रू-सिखोवा नेशनल पार्क के एरिया के सिकुड़ने का मेन कारण है।
तो यहां मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा और भी रिवर्स हैं, जैसे कि लोहित है, सियांग है, डिब्रू है और दिबांग है, जिसमें से दिबांग और लोहित ये ब्रह्मपुत्रा की ही सहायक नदी हैं। ये समस्त नदियां, छोटी बड़ी नदियां, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। ये दोनों कंटेक्स्ट आपको अपने माइंड में सेटल डाउन रखना है। और अब मैं बताना शुरू करता हूं कि एक्चुअल में ये जो न्यूज आई है इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है और क्यों बताया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा कि भाई हो सकता है कि आने वाले समय में इसका जो एरिया है ये और ज्यादा सिकुड़ जाए यदि सरकार के द्वारा उचित प्रयास नहीं किए गए। देखिएगा, यहां पर यदि आप देखें तो यह जो आसाम वाला एरिया है ये पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया माना जाता है। यदि आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो शायद आपको पता होगा कि भाई ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं जिसमें से मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर आते हैं, ये ऑन अराइविंग वीजा यानी कि जिसको हम वीजा कहते हैं, एक प्रकार से परमिट की आवश्यकता होती है आपको यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए, मेनली वो वाला पार्ट जो कि म्यांमार के साथ लगा हुआ है। यहां यदि आप आसाम वाले रीजन को देखते हैं तो आसाम वाले क्षेत्र में भी कई ट्राइब्स हैं और यहां पर याद रखें कि इतना ज्यादा विकास नहीं है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है जितना अदर स्टेट में आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। मेन बात। सेकंड बात कि यहां पर फूड की भी बहुत ज्यादा कमी है और यहां के लोग मेनली डिपेंडेंट हैं इन फॉरेस्ट एरिया पर। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भाई जो एरिया डेवलप नहीं था वहां से फॉरेस्ट एरिया को साफ किया जा रहा है और जब फॉरेस्ट एरिया को साफ किया जा रहा है, वहां पर इंफ्रा बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस डिब्रू सिखोवा के अलावा भी जो अन्य नेशनल पार्क हैं इस पर आपको इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए क्या प्रयास नहीं किए गए हैं? बिल्कुल किए गए हैं। जैसे कि लाइक दो जनजातियां हैं, एक है लाइका और दूसरी है दुधिया। ये वास्तविकता में ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी मानव समाज से यानी कि जो मॉडर्न ह्यूमन है इनसे परे हैं, इनसे कटी हुई रहती हैं। अब इनको डेवलप करने के लिए, इनका विकास करने के लिए आवश्यक है कि भाई इनको बाहर निकाला जाए, इनको बताया जाए कि एक्चुअल में आज के जमाने में कैसे रहा जाता है। परंतु ये नेचुरली रहती हैं, है ना, ये गलत नहीं बोलेंगे इनको कि भाई ये गलत तरीके से रहती है, ये नेचुरली रहती हैं। तो भाई हम जंगल में रहते हैं और जंगल से प्राप्त भोजन या फिर जंगल से प्राप्त संसाधनों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु कहीं ना कहीं ये इस नेशनल पार्क में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किया। भाई लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि सर 2023-24 पहले रखा गया था, है ना, ये एक 10 ईयर प्लान था और ये 2033-34 तक के लिए था, यानी कि 2033 एंड 34 तक के लिए ये प्लान बनाया गया था, जिसमें इस नेशनल पार्क के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली गई थी, है ना, यानी कि पार्क प्रबंधन योजना इसको नाम दिया जाता था, पार्क प्रबंधन योजना, जिसमें भाई इसका उत्थान यानी कि नेशनल पार्क का उद्यान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। क्लियर? अब ये क्रियान्वित तो है परंतु जमीनी आधार पर इसका क्रियान्वयन हो पाना थोड़ा सा टफ जा रहा है। दैट इज वाई आप देखेंगे कि यह डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क कंटिन्यूअसली श्रिंक हो रहा है, इसका एरिया लगातार सिकुड़ रहा है। अब इसके सिकुड़ने के और भी कारण हैं, जैसे कि प्राकृतिक कारणों की यदि हम बात करें तो भाई ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसको सबसे ज्यादा वाटर कैरी करने वाली रिवर कहा जाता है, ये कई बार बाढ़ भी ला देती है। यानी कि जब मॉनसून सीजन होता है ना, जब मॉनसून सीजन होता है और उससे पूर्व भी जब ब्रह्मपुत्रा रिवर पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो कई चैनलों में ये विभक्त होती है। अब इनके चैनलों में जितना पानी है उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस कंडीशन में जब इस वाले एरिया में यानी कि जितनी भी रिवर्स यहां से प्रवाहित हो रही हैं और साथ में इस ब्रह्मपुत्रा रिवर में जब फ्लड की कंडीशन होती है, जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए किसी भी प्रकार के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। और इसके कारण आप देखेंगे कि यह भी एक न्यूज है कि डिब्रू सिखोवा में जब बाढ़ आई तो यहाँ के जो जीव जंतु थे, जिनमें से यह डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क जो कि जंगली घोड़ों के लिए मेनली जाना जाता है, वे इस बाढ़ के पानी के साथ ही बह गए। इस इमेज में आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जरा सोचें कि बायोडायवर्सिटी, किसी स्थान की जैव विविधता पानी के साथ बह जाना वहां पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। तो याद रखें कि डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, कालांतर में पहले किए भी गए हैं, परंतु जब यह न्यूज आई है और हाई कोर्ट में यह फैसला चला गया है तो अब यह और ज्यादा सिंसियर हो जाता है कि सर यह डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क जो कि लगातार गायब हो रहा है, इसको आने वाली संतति देख पाए और यह जैव विविधता बची रहे, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये वाली न्यूज समाप्त होती है। अब आप सभी के लिए 1 मिनट की न्यूज है भाई कि
आप में से यदि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट जिसका लक्ष्य 2025 के यूपीएससी को क्वालिफाई कर सिविल सर्वेंट बनने का है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी ने P2I बैचेस लॉन्च किए हैं। ये बेसिकली प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट रुक कर। यहां पर प्रतिज्ञा प्लस बैचेस का मतलब क्या होता है भाई? यदि आप आगामी प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, आगामी का मतलब जो भी आपका टारगेट है, यदि आप उसका प्री क्वालिफाई कर लेते हैं यूपीएससी का, तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी, जो भी आप AKB लाइव कोड का यूज कर 24,499 रुपए देने वाले हैं। यहां पर याद रखें कि यह जो अमाउंट है, ये आपको AKB लाइव कोड के साथ ही मिलेगा। और यहां पर जब आप मेरे कोड का यूज करेंगे तो मेरी फ्री मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और इस कोड के साथ आपको NCERT का फ्री बैच भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो P2I बैचेस के अलावा NCERT के बैचेस, मेंटोरशिप, ये सब कुछ MRP प्रोग्राम आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और प्री क्वालिफाई करने पर आपकी पूरी फी रिफंड भी की जाएगी और साथ में 1 ईयर की वैलिडिटी एक्सटेंड भी कर दी जाएगी। और यहां पर आपकी मेंस और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म की होगी। याद रखिएगा कि ये जो ऑफर है ये 30 सितंबर तक अवेलेबल है, यानी कि 30 सितंबर से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी और यह इस वर्ष का लास्ट बैच हो सकता है। लास्ट बैच हो सकता है क्या? लास्ट बैच है। कारण यह है भाई, लगभग 240 डेज के समथिंग बचे हुए हैं, यानी कि पूरे 250 दिन भी आपके पास नहीं है। इन 240 डेज में यदि आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिएगा। 2025 एग्जाम वहां पर मेंशन होगा, आप क्लिक करेंगे, यहां पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि 2025 के लिए जो भी एस्पिरेंट इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करने पर ऐसा वेब पेज ओपन होगा। यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन होगा। बाय नाउ पर क्लिक करने पर यहां आपको ऑफर्स आएंगे। अब बाय नाउ पर क्लिक नहीं करना है, यहां पर पेमेंट नहीं करना है। ऊपर आपको दिखेगा 4 ऑफर्स अवेलेबल। इनमें से जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर 4 ऑफर आएंगे आपके पास, 3 या 4। नीचे लिखा होगा कूपन कोड, वहां पर आप AKB लाइव कोड मेंशन करेंगे और ये जो अमाउंट है ये काफी कम हो जाएगा आपके डिस्काउंट कोड के साथ। इज दैट क्लियर? अब यदि आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 सितंबर से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।